अस्सलाम वालेकुम क्लास। एज़ यू नो दैट कि सिटी हाई स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जो सी हैं वो आपके लिए स्टार्ट की गई हैं और हम चैप्टर नंबर 3 जो से वो स्टडी कर रहे हैं। ये आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में जो पढ़ा वो एटॉमिक रेडियस साइज़ पढ़ा। उसके बाद आयनाइजेशन शील्डिंग इफेक्ट को स्टडी किया, फिर आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी किया और आज जो लास्ट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नेम से ही अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिविटी मतलब कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर, ठीक है। तो नेगेटिविटी मीन्स कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं से कैरी आना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो अगर सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें देन मैं आपको एक एलैबोरेट करूँगी इस डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट a shared pair of electron, to attract a shared pair of electron in an molecule towards itself in a molecule। चल पहले मैं ये एग्जांपल लिखती हूँ फिर आपको एलैबोरेट कर। से फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है जिस मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर लिखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये प्रोटॉन और इसके इर्द गिर्द क्या है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के केस में क्या कितने इसका एटॉमिक नंबर होता है? हाइड्रोजन के केस में इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। वाइल इन केस ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ट्राई टू बिकम अ स्टेबल। किसी भी जगह पे अगर कोई भी चीज़ देखें अपनी सराउंडिंग्स में देखें, वो हर एक अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ एन एलिमेंट, ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट अपने आप को, जो एटम्स हैं वो अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करनी होती है नोबल गैसेस की। अब अगर नोबल गैसेस के लिए मैंने आपको 2 बताए थे कि या कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर ले या वो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लें, तो वो उसमें साइन ऑफ स्टेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन और क्लोराइड का केस देखें तो हाइड्रोजन और क्लोराइड के केस में ये 7 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें कि अगर आप एक रोप है, सेंटर में एक रोप है, ये फॉर एग्जांपल कर लें ये एक रोप है, एक तरफ एक पर्सन खड़ा है और एक तरफ 7 पर्सन खड़े हैं। तो जिस तरफ 7 पर्सन होंगे ऑटोमेटिकली रोप का ज़्यादातर हिस्सा किस तरफ जाएगा? वो उसी तरफ जाएगा, यानी 7 पर्सन की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे है कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये इस तरह सर्कुलर फॉर्म में होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन के इर्द गिर्द जैसे क्लाउड सा बना होता है, इसी तरह क्लोरीन के इर्द गिर्द भी क्लाउड बना होगा। इसके आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिखें तो 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्लाउड भी क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा, ज़्यादा क्लाउड होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका क्लाउड जो है वो कम होगा क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो इस तरफ इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेंगे। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन है क्यों कौन किसको खींच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे को खींच रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो शेयर्ड पेयर है, ये शेयर हुआ है, ये वाला पेयर इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। ये जब रिवॉल्व करते हैं ना, तो ये जब हम एक शेल बनाते हैं तो ये इसके इर्द गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा होता है और ये इसके इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है। ये इन दोनों के दरमियान शेयरिंग हो रही होती है।
ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना उसमें मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें कि ये दो एटम्स हैं, इनके दरमियान ये वाला जो पेयर है ये क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। शेयरिंग कैसे हो रही है कि ये जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था वो इसको इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पूरा खींच नहीं लेता, अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर एज ए रिजल्ट आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है एज ए रिजल्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वो कैपेबिलिटी, ये देखिए, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर है, उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस एटम की एबिलिटी है कि वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचे, और एज इन अ मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और एज रिजल्ट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में कैपेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और एज रिजल्ट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पार्शियल नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज उसके अंदर क्रिएट हो जाए, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, इस हम प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम लोगों ने जितनी पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसी तरह इन प्रॉपर्टीज़ का भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड हम किस में स्टडी करेंगे, इसका ट्रेंड हम ग्रुप में भी स्टडी करेंगे, और इसका ट्रेंड हम पीरियड में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्रुप में भी, और इसका ट्रेंड हम पीरियड में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एग्जाम्पल को लिख लें, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ना, जब हम पढ़ते हैं ना कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जब ये पढ़ाएंगे, ये पॉइंट आपने याद करना है, इसको एलेबरेट एक्सप्लेन जो है वो मैं जब कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपॉर्टेंस है क्या बेसिकली। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन ग्रुप हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं टॉप टू बॉटम। सबसे पहले टॉप टू बॉटम आपको याद होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम होता क्या है। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग 17 ग्रुप लेते हैं, जिसमें है जी हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये MCQs भी में भी अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जिसकी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। 3.2 है क्लोरीन की, ब्रोमीन की है 3 एंड आयोडीन की है 2.7। तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब उसकी रीज़न आएगी, ये बार बार एक्सप्लेन जो है वो कर सकें। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ आपको पहले भी बताया था। फ्लोरीन के केस में कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। क्लोरीन के केस में 3 शेल्स हैं। ब्रोमीन के केस में 4 शेल हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़, ये देखें फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। डाउन द ग्रुप क्या हुआ, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या बताया था आपको कि ये पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन। उसको क्या कहा था, जी इफेक्टिव। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो जी इफेक्टिव ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इनका इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो जी इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज़ हो गया। ये भी क्या थी, अट्रैक्शन ही थी ना टुवर्ड, क्या इलेक्ट्रॉन को खींचने की या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, जी इफेक्टिव कम हुआ। जी इफेक्टिव कम होने से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मेन रीज़न क्या, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से जी इफेक्टिव कम हो गया। सो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगी, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पीरियड में देखें तो पीरियड की हम लोग बात करते हैं जी लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट हम कहते हैं जी, अगर मैं लिखती हूँ फ्लोरीन सेकंड ग्रुप के लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। 1, 1.6, 2, 2.6, 3, 3.4 एंड 4। अब देखें लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लेफ़्ट टू राइट वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंक्रीज़ क्यों हो रही है, मैंने आपको कल भी ये बताया था कि लिथियम का स्ट्रक्चर, ये बार बार एक्सप्लेन किया गया, लिथियम का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसका साइज़, एटॉमिक नंबर, उसका साइज़ क्या होता है जी, बड़ा होता है। जैसे जैसे हम लोग एंड पे जाते जाते हैं, बेरिलियम का साइज़ उससे थोड़ा छोटा, बोरोन का साइज़ उससे थोड़ा छोटा, कार्बन का साइज़ उससे थोड़ा छोटा एंड फ्लोरीन तक इसका साइज़ क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये देखें इनका साइज़ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होने से क्या होगा, जी इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। जी इफ़ेक्टिव ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज के इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने स्टडी करने हैं, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर आप देखें तो टॉपिक अब मैं एलेबोरेट करते जा रही थी, साथ साथ मैंने आपको बता भी दिए थे कि किस टॉपिक से रेलिवेंट कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के अंदर हैं। ठीक है, कुछ जो डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन या आप कह लें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन मैं एलेबोरेट कर देती हूँ। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाई नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट। आपको मैंने कल ये बताया था, कल वाले लेक्चर में ये बताया था कि नोबल गैसेज का अभी भी बताया है कि एटम जो है वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेज के ऑटोमोस्ट शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोबल गैसेज जो सी हैं वो रिएक्टिव नहीं होती हैं। नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती? नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती? उसकी रीज़न क्या है जी? इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। इस वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी नहीं करती, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करती एंड इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करती। इस वजह से नोबल गैसेज जो हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे हीलियम है या नियोन है। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन है कि सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब सीजियम जो है वो 55 है इसका एटॉमिक नंबर। सीजियम जो है वो ग्रुप नंबर 6 में है। ग्रुप नंबर 1 सीजियम ग्रुप 1 और पीरियड 6 में है, पीरियड नंबर 6 में है।
इस वजह से इसके, अब देखिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कहते हैं इजी क्यों होता है, कॉमन सी बात है, एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जी इफेक्टिव कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये रिपीट कर चुके हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन ये है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर है जी 4, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटायन फॉर्मेशन एंड इजी। अब आप देखें डाउन द ग्रुप, ये शील्डिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में भी था, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, ये 6th ग्रुप में है ना, इसके कितने शेल्स हैं, 6 शेल हैं। तो इसका मतलब है इसका शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है। और आपको बताया था जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कैटायन प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जिस एटम का वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन उसकी ईजी होगी। ठीक है, इसी तरह से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जस्टिफाई बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट दस लो आयनाइजेशन एनर्जी। आप सीजियम के केस में देख रहे हैं, सीजियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा और आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम। तो ये क्या है, इनका इनवर्स रिलेशन है। फिर एक क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन 4th पीरियड। आपको बताया था कि पीरियड में एलिमेंट्स किस तरह, 4th पीरियड, क्वेश्चन नंबर 7 है, 4th पीरियड में एलिमेंट किस तरह अरेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुए हैं। एटॉमिक नंबर किस पे रिलीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। फिर उसमें आता है कि ग्रुप 4 पीरियड 4 में कितने एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड 4 में हम कहते हैं 18 एलिमेंट्स आते हैं। अगर आपको पीरियड वाला याद हो तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, डिवीजन, पब्लिक। ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड था और ये 4th पीरियड था। तब मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट पीरियड में एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, पी में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में इन्वॉल्व होते हैं वो कितने हैं जी 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतने ही इसमें उस पीरियड में उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि नंबर 18 जो ग्रुप नंबर 8 पीरियड नंबर 4 है उसमें 18 एलिमेंट्स मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है जी टेस्ट योर सेल्फ का, एक क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ का 3.3 टेस्ट योर सेल्फ है और उसका क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी वाई डज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका ट्रेंड कहता है पीरियड में सेम क्या होता है। ये अभी आपको मैंने बताया। इन दोनों के केसेस में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। दोनों केसेस में क्या बनता है, इसके केसेस में फ्लोराइड आयन बना था, इसके केसेस में क्या होता है पार्शियल नेगेटिव आयन क्रिएट हुआ था। दोनों के केसेस में क्या कॉमन चीज़ है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसमें पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, अभी आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। उसकी रीज़न क्या बताई है, उसकी रीज़न ये थी एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है और जी इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर आपको ना ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिमिलरिटी तो समझ आती है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक आइसोलेटेड एटम पे कंसिडर करते हैं,
जैसे हमने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो फ्लोराइड आयन बना था, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने आइसोलेटेड एटम पे नहीं बल्कि किस में स्टडी किया है, मॉलिक्यूल में, जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया था किस में, HCl में। तो ये आपको ये इसका डिफरेंस भी जो है वो पता होना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको स्टडी करवा दिए हैं, बता दिए हैं। रिमेनिंग आपका चैप्टर जो है वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आपने लेक्चर डिटेल में जो है वो स्टडी कर ली है, देख लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दूंगी। डिटेल टॉपिक हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 का कल पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 4 का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या नेम है जिसका? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल बेसिकली बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से। ये चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और नेम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, ये चैप्टर का नेम है। मॉलिक्यूल मैंने आपको क्या बताया? मॉलिक्यूल क्या होता है? फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। अगर हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो हमारी सराउंडिंग्स में हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से। ये चैप्टर नंबर 1 की ही सारी बेस है। हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और एटम जब केमिकली कंबाइन कर जाते हैं, एटम जब क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो वो क्या कर बना देते हैं? मॉलिक्यूल। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, एटम मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होते हैं? यानी कुछ तो होगा ना जो एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो एटम और को मॉलिक्यूल में कंबाइन करने के लिए जो फोर्स होती है उसको कहा जाता है, वो फोर्स जो एटम को कंबाइन करे और क्या बनाए? मॉलिक्यूल, उसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। और उस फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, और उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है जिसको? केमिकल बॉन्डिंग। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा हमारी सराउंडिंग्स में हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। एटम कंबाइन करते हैं एक फोर्स के थ्रू, तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो एटम्स को कंबाइन करती है उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। और उस प्रोसेस को जिसमें केमिकल बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग ये कहते हैं कि एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता क्यों है? क्वेश्चन ये है कि वाई एटम्स रिएक्ट, यानी एटम को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो रिएक्ट करे। अभी मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ट्राई टू बिकम अ स्टेबल। हर चीज़ ने खुद को करना स्टेबल, एटम ने भी खुद को स्टेबल करना है। एटम खुद को स्टेबल करने के लिए क्या बनाता है? केमिकल बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल। अब एटम के लिए स्टेबिलिटी है क्या? क्या स्टेबिलिटी एटम के लिए? एटम के लिए स्टेबिलिटी है अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज। ये भी मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया। अब अभी बताया था कि नोबल गैसेस क्या होती है? ऐसी गैसेस जिनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो। आउटरमोस्ट शेल किस तरह कंप्लीट हो? या तो उनके आउटरमोस्ट शेल में हो 2 इलेक्ट्रॉन, या उनके आउटरमोस्ट शेल में हो 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम लिखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। आप नियॉन को देखें जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन
attaining 2 electron in valence shell is known as duplet rule, while attaining 8 electron in outermost shell is known as octet rule. किसी भी एटम ने जोन से है वो क्या करना है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करनी है। और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अटेन करनी है, दो रूल्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं। या तो वो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कह ले जिसको कहा जाता है डुप्लेट रूल, या फिर यह है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अटेन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको कहा जाता है ऑक्टेट रूल। अब आपकी इसकी एग्जांपल देखें, हम कहते हैं हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर बताने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसने ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सकता है, हीलियम की। कैसे कर सकता है कि एक और हाइड्रोजन एटम के साथ ये क्या करे, कंबाइन करके बॉन्ड बना दे। ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर जाए तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, इसके पास भी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके दोनों शेल्स में रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, हीलियम की। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और 7। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, ये किसी एक ऐसे एटम के साथ कंबाइन कर जाए कि वो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या आ जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड देखें, हम कहते हैं NaCl कॉमन साल्ट है। सोडियम क्या करता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 ऐड हुआ तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो अब ये ख़त्म हो जाएगा जब इसने इसको दे दिया, तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने कौन सा रूल फॉलो कर दिया, ऑक्टेट रूल। तो ये 2 रूल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू एटम्स खुद को स्टेबल कर लेते हैं। आज तक हम सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिमेनिंग इसका अब ये कल हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही था कि हमने पढ़ा मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से एटम कंबाइन करते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को कौन सी फोर्स कंबाइन करती है, उसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, वो प्रोसेस का कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग। फिर हमने कहा एटम्स को ज़रूरत क्या थी रिएक्ट करने की, वो खुद को स्टेबल करना चाहता था। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टेबिलिटी उसके लिए है क्या, उसके लिए स्टेबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के अटेन कर ले। फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन कर ले या 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक हम कल पढ़ेंगे इसका। कॉमन साल्ट है, सोडियम क्या करता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 ऐड हुआ तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो अब ये ख़त्म हो जाएगा जब इसने इसको दे दिया, तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने कौन सा रूल फॉलो कर दिया, ऑक्टेट रूल। तो ये 2 रूल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू एटम्स खुद को स्टेबल कर लेते हैं। आज तक हम सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिमेनिंग इसका अब ये कल हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही था कि हमने पढ़ा मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से एटम कंबाइन करते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को कौन सी फोर्स कंबाइन करती है, उसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, वो प्रोसेस का कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग। फिर हमने कहा एटम्स को ज़रूरत क्या थी रिएक्ट करने की, वो खुद को स्टेबल करना चाहता था। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टेबिलिटी उसके लिए है क्या, उसके लिए स्टेबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के अटेन कर ले। फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन कर ले या 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक हम कल पढ़ेंगे इसका।